हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू द आस एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और हम लोग का ये जो लगातार चल रहा है ये सफर, हम लोग क्लास 6 पार कर लिए, 7 पार कर लिए और आज का शुरुआत है क्लास 8 के सफर में। और पहला चैप्टर है साथियों भारत का संविधान, है ना। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे कि जो भारत का संविधान है ये बना कब, कितने इसमें क्या समय लगे। हम पहले इस पे इसके डिटेल से चर्चा करते हैं, फिर हम मुद्दे की बात करेंगे। तो एक बात बता दूं साथियों कि मतलब जब ये संविधान को तैयार किया गया था, इसको निर्माण में जो है ना लगभग जो समय लगा था वो लगा था साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, कितने दिन लगा था इसको निर्माण करने में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और उस समय का सोचिए, उस समय जो खर्च आया था टोटल, है ना, जो टोटल खर्च आया था वो साथियों खर्च आया था आपका उस समय का जो कुल खर्च था वो खर्च हुआ था उस समय 64 लाख रुपया। सोचिए उस समय का 64 लाख, है ना। इस पे 64 लाख रुपया खर्च होता है इसको निर्माण में लागत। अब आप देखिए इसके अलावा क्या इसको जो मतलब जब इसका निर्माण शुरू होता है, इसके जब प्रारूप तैयार किए जाते हैं, इसके बाद लगातार बैठक होता है और लगभग जो इसका बैठक है वो जो है शुरुआत 9 दिसंबर 1946 से हो जाता है इस पर। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, तो लगातार इस पे जो मतलब इसका जो बैठक शुरू होता है वो 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा का बैठक होता है। अगर इसको देखा जाए तो एक इस मसौदे के लिए, जो इस बैठक के लिए जो मसौदे तैयार किए गए थे, उस मसौदे पर लगभग 114 दिन का चर्चा हुआ था। इस मसौदे पर जो इसको कैसे तैयार किया जाए, इस पर टोटल 114 दिन का चर्चा हुआ था। इस संविधान को कैसे बनाया जाए, इसकी प्रारूप कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, इसके अलावा अब इस पूरे संविधान को बनाने में ना 432 नींव खर्च हुई थी पेन की, है ना। जो समय जिस पेन से लिखा गया था उसमें जो है 432 नींवें उसमें खपत हुआ था। ठीक है, अब ये जो नींवें थी साथियों, जो इसे मंगाया गया था वो आपका मंगाया गया था कहां से? ब्रिटेन से, है ना। ये पेन भी जो मंगाया गया था, ये पेन की जो नींवें जो थी वो मंगाया गया था कहां से? ब्रिटेन से। तो 432 नींवें खपत हुई पूरे संविधान को लिखने में और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस मसौदे पर जो है 114 दिन का विचार विमर्श हुआ था और उसके बाद जो कुल खर्च आई थी बनाने में वो लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। और इसका जब मसौदे पर जो विचार होता है उसके लिए जो प्रथम बैठक होता है वो होता है साथियों 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होता है। और इसमें अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को चुना जाता है। 2 दिन के लिए वो रहते हैं, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर। 11 दिसंबर को दूसरा इसका मतलब बैठक होता है। उस बैठक में जो है 11 दिसंबर को मतलब वहां पे अस्थाई, है ना, 11 दिसंबर का जो बैठक होता है उस बैठक में आपका बात करें 11 दिसंबर की बैठक की, तो उसमें क्या होता है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं उन्हें अस्थाई अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब आपको से एक बात और बता दूं मुद्दे का, ये जो बता रहे हैं साथियों ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि कभी कभी पूछता है। तो हम अगर बोले कि ये पूरे संविधान निर्माण में कितने अधिवेशन हुए थे, तो टोटल अगर माना जाए तो 12 अधिवेशन हुआ था। कितने अधिवेशन हुआ था आपका? तो 12 अधिवेशन होता है इस संविधान निर्माण के लेके शुरू से अंत तक, क्या है ना। जो पहला अधिवेशन होता है वो कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को होता है। अब कहिएगा सर इसमें 11वां जो अधिवेशन होता है आपका वो होता है कब? पता है, वो होता है 26 नवंबर 1949 को। कब होता है? 26 नवंबर 1949 को होता है। 1949 को होता है
11वां। अब कहिएगा सर तो ये 12वां कब हुआ था? तो याद रखिएगा जो ये 12वां अधिवेशन होता है ये होता है आपका 24 जनवरी। कब होता है? तो ये होता है साथियों 24 जनवरी 1950 को, और ये अंतिम होता है ना। ये जो अधिवेशन होता है संविधान सभा का ये अंतिम अधिवेशन होता है और ये 24 जनवरी 1950 को होता है। उसके बाद इस पे हस्ताक्षर किए जाते हैं सभी जो संविधान सभा के जो सदस्य के नेता होते हैं उसके द्वारा। फिर इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। साथियों इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि इसका जरूरत क्यों पड़ी, है ना। पहले तो ये जान लेते भारतीय संविधान है क्या, फिर इसको जानेंगे कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। मान लीजिए बहुत सारे कंट्री है, क्या उसके पास भी अपना संविधान है, तो जानेंगे कि इसको जरूरत क्यों पड़ा भाई, है ना। कुछ तो रीजन रहा होगा ना, तो सारे रीजन को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे मेन मुद्दे जो इसका बुक्स है, बुक पर आएंगे और फिर हम चर्चा करेंगे किसका, तो फिर हम चर्चा करेंगे बुक्स में अच्छे से, है ना। तो चलिए मेन मुद्दे था ये, इतने बातें आपको हम एक जगह हमने समझा दिया कि कब कितने खर्च हुए, कितने दिन लगे, मसौदा पे विचार कितने दिन तक किए। उसके बाद हमने ये बताया कि पहला बैठक कब होता है, अध्यक्ष कौन थे अस्थायी वो भी बता दिया। फिर 11 दिसंबर को जो दूसरा होता है मतलब अधिवेशन उसमें कौन अध्यक्ष बनते हैं ये भी बता दिया। फिर हमने ये भी बता दिया कुल खर्च कितना आया, है ना, और ये भी बता दिया कि इसको लिखने में कुल कितने नींवें की खर्च हुई थी। 432 नींव इसमें खर्च हुआ था बनाने में, है ना। इसमें बनाने में क्या हुआ था 400, इसको लिखने में 432 नींवें खर्च हुई थी, जिसको कहां से, इंग्लैंड से लाया गया था। क्लियर है। चलिए इतनी बातें तो हम लोग ने टोटल इसमें ओवरऑल की कहानी जो था वो हम आपके सामने रखा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, तो इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं अब, है ना। जो काम की चीजें था वो हम यहां बता दिए, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसी दिन आपको पता है 24 जनवरी को ही क्या किया गया था, किसको अपनाया था, राष्ट्रगान को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में। चलिए तो इतनी बातें हमने कर रखा, यहां पे बढ़ते हैं अब आगे, मिटा दे, बढ़े आगे। चलिए चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे, बातें करते हैं यहां पे। अब होता क्या है कि अगर हम भारतीय संविधान की अगर फ्लैशबैक की बात करें तो ये देखिए पहली बार जो है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्होंने क्या करता है कि पहली बार ये मांगे रखती है किसके लिए, संविधान के गठन के लिए। ये कहानी होता है जून 1934 में, ये कहानी होती है कि ये जून 1934 में ये क्या करते हैं, अपनी मांगे रखती है किसके लिए, संविधान के गठन के लिए, है ना। और ये आधिकारिक तौर पर जो पहली बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के गठन के लिए कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कब मांग रखा था, तो ये रखता है साथियों 1934 में रखता है। वो भी कौन सा रहता है, जून 1934 की कहानी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार इस बात को रखा जाता है। फिर अब यहां पे आता है कि संविधान सभा द्वारा जो प्रारूप इसका तैयार किया गया था उसके लिए हमने बात कर रखा है आपको कि इसका शुरुआत कब से होता है, तो यहां शुरू हो जाता है आपका दिसंबर 1946 से, है ना। जो इस पे काम शुरू होता है प्रारूप के लिए, इसका जो प्रारूप तैयार होता है उसके लिए याद करिए हमने बता रखा है ये दिसंबर 1946 से शुरू होके ये कब तक में बन के तैयार होता है, तो ये नवंबर 1949 में ये बन के तैयार हो जाता है। और वो कौन सा डेट होता है, 26 नवंबर 1949, और ये डेट होता है 9 दिसंबर 1946, है ना। और इस दिन तक में क्या होता है कि भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए हमने पहले से बता रखा है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 9 दिसंबर
1946 को, मतलब इसे दिसंबर 1946 में किया जाता है और संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। तो उसी दिन से जब ये काम शुरू होता है इसका प्रारूप को तैयार करने के लिए, तो ये लगातार 26 नवंबर 1949 तक लग जाता है और यहां तक आते आते क्या होता है, ये तैयार हो जाता है ना। और इसी बीच में आप जानते हैं एक बात को, जो हमारे संविधान में उद्देशिका जो दिया हुआ है, वो उद्देशिका के लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था वो 13 दिसंबर 1946 को किया था, है ना। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना साथियों, ये उद्देश्य प्रस्ताव को जो पारित किया गया था वो कौन सा तारीख था, तो वो था आपका 13 दिसंबर 1946 था। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसको कौन पेश किया था, तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। कौन किए थे, ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या किए थे, पेश किए थे, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, इसको उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं। तो संविधान सभा का गठन कब होता है, ये क्लियर हो गया। कब होता है साथियों, ये होता है दिसंबर 1946 में होता है। और इसका प्रारूप जो तैयार किया गया था संविधान सभा द्वारा, वो कब से कब के बीच में हुआ था, तो दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच में इसको तैयार किया गया था। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे। अब देखिए बात आती है कि क्या किसी देश में संविधान की जरूरत क्यों पड़ा, है ना। हमने यहां पे आपसे पूछ रहा हूं कि क्या किसी देश को संविधान का जरूरत आखिर क्यों पड़ा। इसके पीछे साथियों बहुत सारे रीजन है ना। क्योंकि अगर कोई कंट्री है तो इसका जरूरत इसलिए, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार और नागरिक जितने भी व्यक्ति है सभी के लिए यहां पे क्या होता है कि समान कानूनें लागू होती है, चाहे वो सरकार में बैठे आदमी हो या नॉर्मल जो नागरिक हो, सबके लिए ये क्या है, समान है। अब ये संविधान ही हमारा संविधान ही बताता है कि हमारे संविधान, हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, मतलब हमारा समाज कैसा होगा। मान लीजिए कि अगर इस तरह से सोचे कि देखिए जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे उठाते हैं कि कोई क्रिकेट खेलने वाला आदमी है ना, या कोई एक फुटबॉल खेलने वाला। अगर वो कोई फुटबॉल खेल रहा है तो आपको पता है, देखिए एनसीईआरटी की कहानी यही से शुरू होती है कि जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल खेलने वाला है तो वहां पे वो क्या करते हैं, अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं किक मारने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे वॉलीबॉल की कहानी आती है तो वहां पे क्या होता है, स्वरूप बदल जाता है। तो इसीलिए जो हमारा संविधान है, क्योंकि हमारा देश वास्तव में जो ये एक विविधताओं से भरा हुआ है, हमारा देश अगर नॉर्थ में जाएंगे तो उसकी अलग विविधताएं आपको देखने को मिलेगी, साउथ में जाइए उनका हर एक चीज अलग, कल्चर से लेकर रहन सहन सब अलग मिलेगा, नॉर्थ में जाइए तो और कुछ मिलेगा, ईस्ट में जाइए और कुछ मिलेगा, वेस्ट में जाइए तो कुछ और मिलेगा। तो ये सारी कल्चर को एक साथ बांध के रखने के लिए, इसके लिए हमको उस समाज का एक स्वरूप तैयार करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो संविधान है यही तो बताता है कि हमारा स्वरूप कैसा होगा, किसका, हमारे समाज का, है ना। तो हमारा समाज का जो मूलभूत स्वरूप है, मेन जो स्वरूप है वो कैसा होगा। अब देखिए इससे क्या फायदा होता है कि मान लीजिए कि सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, है ना। अगर हम ऐसे करके सोचे कि कोई सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हो, है ना, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि सत्ता में बैठे व्यक्ति द्वारा शक्ति का दुरुपयोग। क्या अगर कोई व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है तो इनका यह दुरुपयोग कर सकता है, और इनके द्वारा की गई जो विकृतियां हैं उनसे बचाने के लिए हमारा संविधान क्या करता है, हमको अधिकार देता है। इससे बचाने के लिए हमारा संविधान क्या देता है, अधिकार देता है। हम लोग क्या है, भारत जैसे देश जो है क्या है, एक लोकतंत्र है ना। भारत जैसे देश क्या है, एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संविधान का होना अति आवश्यक है।
तो खास करके देखिए, अब आप कहिएगा क्या सर जहां लोकतंत्र नहीं है क्या वहां संविधान जरूरी नहीं है? एकदम है, वहां भी संविधान जरूरत है, लेकिन अगर बात करें जहां पे राजतंत्र है वहां भी जरूरत है, लेकिन खास करके अगर हम बात करें तो इसके लिए ये जरूरी है। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए, है ना। तो इसीलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे का एक डेफिनेशन है इसका कि संविधान क्या है? एक नियमों का क्या है? समूह है, जिसके माध्यम से, है ना, जिसके चलिए थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं। चलिए अब आपको यहां पे बताते हैं। कह रहा है कि संविधान जो है एक नियमों का क्या है? समूह है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? जो जिसके माध्यम से एक देश में रहने वाले सभी लोगों को के लिए और उस देश को चलाने के लिए एक पद्धति के रूप में इसे अपनाया जाता है ना। तो यही है, कह रहा है कि संविधान एक ऐसा, मतलब संविधान जो है नियमों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा या जो किसी एक देश के लोगों को अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में जाने जाते हैं या उसको अपनाते हैं कि देश को कैसे चलाया जा सकता है, हमारे देश की नागरिक को किस तरीके से मतलब उन्हें अधिकार दिया जा सकता है, वही एक नियमों का ये समूह है ना। तो संविधान क्या है? एक नियमों का समूह है ना। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आगे की कहानी है साथियों कि संविधान का एक और उद्देश्य है। ठीक है, अब कहिएगा संविधान का सर क्या क्या उद्देश्य है? तो हम कह सकते हैं कि संविधान का एक और उद्देश्य है जो क्या करता है कि ये राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है ना। राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है ना। ये क्या करता है? राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। ठीक है, अब देखिए, अब इससे फायदा क्या होता है ना। इससे और फायदा होता है कि इसके जरिए क्या होता है कि कोई जो सरकार में बैठे हुए व्यक्ति है वो अपने आप को ये मतलब वो निरंकुश ना बन जाए, है ना, वो सत्ता का लालची ना बन जाए। इसके कारण हमें संविधान की जरूरत पड़ती है और वहां पे वो अपने शक्ति को दुरुपयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न निकले, इसके लिए संविधान की क्या है? जरूरत है। वैसे नियमों का जरूरत है ना, जो क्या कर सके कि सरकार का एक स्वरूप को तय कर सके। संविधान जो एक बुक है ये क्या करता है कि सरकार के स्वरूप को तय करता है और उनके आदर्शों के साझी समझ को भी तय करता है कि इन्हें किस तरीके से अपने कामों के प्रति ये होना चाहिए जिससे नागरिक को कोई तरह की समस्याएं ना हो। तो ये क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इनका क्या उद्देश्य है? संविधान का उद्देश्य क्या क्या है? एक तो राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, है ना, राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। इसके बाद सरकार का स्वरूप दिखाना, है ना, ये सरकार के स्वरूप को दिखाना कि सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए और उनके आदर्शों के मतलब जो उनके द्वारा जो उनका आदर्श है उनको क्या करना? उसको विकसित करना, उनके आदर्श के समझ को क्या करना? विकसित करना। ये सब काम क्या है? संविधान करते हैं। कह रहा बहुमत की निरंकुशता का खतरा से बचाओ। अब देखिए बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां आपको निरंकुश शासन देखने को मिलेगा, जैसे किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का, है ना। जब उसको बाढ़ आया था ना तो क्या हुआ था कि उसे पता ही नहीं था कि ये बाढ़ कैसे आया था, तो इसके चलते वो लगातार लगभग 15-20 को अधिकारी को क्या किया था? लगातार फांसी दे दिया था। बोला यार आया कैसे, है ना, मतलब ये पूछने भी नहीं गया कि इसका कारण क्या है आने का, बस आया, उसके बाद बस लटका दिया सीधे, है ना। तो ये निरंकुशता को दिखाता है क्या? जैसे आप देखिए चाइना में भी ये चीज आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेंगे कि लगातार जो है ना ये सी जिनपिंग जो है
अपने सत्ता को पकड़े बैठे हुए है ना। तो ये क्या करता है, ये निरंकुश तो ही बनाता है ना सत्ता को, है ना। तो सत्ता को क्या कर देता है, निरंकुश बना देता है ना। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना इसमें तो ये हमारा संविधान क्या करता है, इसी निरंकुशता से बचाव करता है। दूसरी बात कि ये अल्पसंख्यक के, है ना, दिखाई दे रहा आप लोग को, हाँ, अल्पसंख्यक के अधिकार का भी ये क्या करता है, देखरेख करते हैं, है ना, ताकि उन्हें कि ऐसे कोई चीज से वंचित ना किया जाए जो अन्य लोगों को मिलता और अल्पसंख्यक को ना मतलब उपलब्ध हो सके, है ना। और ये बहुसंख्यक को उपलब्ध हो, जैसे मान लीजिए कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का अर्थ क्या हो गया, मतलब जिनकी जनसंख्या कम है ना, अन्य धर्मों के रिस्पेक्ट में, तो वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उस धर्म के लोग असल अल्पसंख्यक हो जाएंगे, है ना। जैसे हमारे यहाँ हिंदू को छोड़ के बाकी जितने भी है, जैसे मुस्लिम्स हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, बौद्ध हो गया, ये सबका सब किस में आते हैं, माइनॉरिटीज में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इनको क्या है कि कुछ अधिकार दिया गया है कि ऐसा ना कि इनको उस अधिकार से बहुसंख्यक के द्वारा वंचित कर दिया जाए, है ना। तो ये चीज हमारा कौन देता है, हमारा संविधान देता है। करा यह उन दस्तावेजों के आदर्श सूची यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके अनुसार लोग अपने इच्छाओं के अनुसार अपने सपनों को सच कर सकते हैं, है ना, या रच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सपना है कि हमको आगे बढ़ना है किसी फील्ड में, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो या डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, आईएएस आईपीएस हो, तो आपका अलग अलग मतलब ये सपना है करने का, ठीक है। तो ये दस्तावेज जो है, ये हमारा संविधान जो है ना, यही क्या करता है, इन आदर्श को सूचीबद्ध करता है कि जो हमारे सपना है, जो हम इसके आधार पर ही जो हमारे जो नागरिक, हम लोग क्या है, एक नागरिक है, और नागरिक की जो है अपने देश में अपनी इच्छा और अपने सपनों का क्या कर सके, अपने सपनों के अनुसार अपने इतिहास रच सके। तो इसकी छूट कौन देती है, तो हमारा संविधान देता है। क्लियर हुई बातें, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए आपके सामने आता है भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण, है ना। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो हमारा हम लोग के जो संविधान है उसका कुछ लक्षण है। वो लक्षण क्या क्या है, संघवाद है ना, क्या है, संघवाद है ना। तो अब इसमें संघवाद का अर्थ क्या होता है हम लोग जानेंगे, है ना, कि संघवाद का अर्थ क्या होता है। अगर सही मायने में साथियों हम संघवाद का अर्थ बोले ना, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक से अधिक स्तर पर सरकार का होना, है ना। क्या किसी देश में एक से अधिक स्तर पर या एक से ज्यादा स्तर पर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी देश में एक से अधिक स्तर पर सरकार का होना। अब कहिएगा कैसे, तो इसका आपके सामने हम एग्जाम्पल रख रहे हैं। है ना, हम कह सकते हैं संघवाद का अर्थ क्या है, किसी देश में एक से अधिक स्तर पर सरकार का होना, है ना, एक से अधिक स्तर पर सरकार का होना, यही क्या है, संघवाद का ये संघवाद का रूप है। अब कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल, तो हमारे देश में आप देखेंगे कि सरकार के कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर है। कितने स्तर है, 3 स्तर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एक क्या है, आपको एक केंद्र के स्तर पर है ना, एक केंद्र के स्तर पर है। दूसरा कहां देखने को मिलता है, राज्य के स्तर पर देखने को मिलता है। और तीसरा आपको क्या है, स्थानीय स्तर पर, है ना, तीसरा स्थानीय स्तर पर।
तो ये 3 स्तर है ना, 3 स्तर पे है आपका। तो ये किस चीज को दिखाता है? यही तो संघवाद को दिखाता है। संघवाद का अर्थ ही होता है क्या कि किसी देश में एक से ज्यादा या एक से अधिक स्तर पर सरकार का होना, वो क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता, फेडरेशन कहलाता, फेडरलिज्म कहलाता है ना। और संघवाद में होता है, जैसे अपना देश का एग्जांपल है कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार काम करती है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, और स्थानीय स्तर पर कौन है? स्थानीय पंचायत है ना। तो राज्य स्तर पर कौन? केंद्र सरकार काम करते हैं, और स्थानीय स्तर पर पंचायत काम करती है। क्लियर है? तो यही किसको दिखाता है? आपका फेडरलिज्म को दिखाता है, संघवाद को दिखाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़े, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं संसदीय शासन प्रणाली पे। संसदीय शासन इसको मिटा दें, देख लीजिए डेफिनेशन यही है क्या? किसी देश में एक से अधिक या एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का होना संघवाद कहलाता है। एग्जाम्पल है जो 3 स्तर की सरकारें हमारे देश में, हम इस तरह से एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पे पंचायत, है ना। चलिए बढ़े आगे, चलिए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए क्या है संसदीय शासन प्रणाली। अच्छा ये आप जानते कहां से लिया गया है साथियों? तो इसे ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। जो ये संसदीय शासन प्रणाली का स्वरूप है हम लोगों ने कहां से लिया है? तो ये ब्रिटेन से लिया है। आप जानते हैं कि ये संसदीय शासन प्रणाली है क्या, है ना। तो बात करेंगे अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की, तो उसमें देखिए क्या आएगा। हम जानते, देखिए संसदीय जो शासन प्रणाली है इसमें क्या होता है? प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। किसका होता है? तो हम लोग जानते हैं इसमें प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। जो ये प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है इसको अलग अलग स्तर पे होता है ना। जो चाहे अब देखिए केंद्र राज्य स्तर पर भी चुनाव होता है जो विधानमंडल का होता है, केंद्र स्तर पर सांसद का चुनाव होता है, एमपी का जो इलेक्शन होता है। तो ये क्या है? यहां से क्या होता है? प्रतिनिधियों का चुनाव होके कहां आता है? प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, और यही जाके क्या करते हैं? विधानमंडल या संसद में बैठते हैं, है ना। यही जाके कहां बैठते हैं? संसद में। और हर एक नागरिकों के सुरक्षा के दृष्टि से उनके लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, है ना। उनके हित में काम करते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन जो लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद कैबिनेट होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, या जो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, जो लोकसभा के सदस्यों का समूह, वो सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है साथियों, यहां से क्या होता है कि प्रतिनिधियों का चुनाव होता है ना। प्रतिनिधियों को क्या किया जाता है? लोग चुनते हैं, है ना। जो सरकार बनाएगी, है ना, कोई भी अगर सरकार में आती है तो सरकार में सबसे पहले क्या होता है? प्रतिनिधियों का चुनाव होता है ना। अब यही प्रतिनिधि क्या करेगी? देखिए यही प्रतिनिधि क्या करेगी जब चुन के जाएगी? जो बहुमत दल का होगा, जिसे बहुमत प्राप्त होगा, वही बहुमत प्राप्त व्यक्ति क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे, है ना। वही क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे। तो ये संसदीय प्रणाली का नियम है। आप देखिएगा कि ब्रिटेन में भले वहां पे मतलब राजतंत्र उसके यहां आपको संसदीय प्रणाली उसके यहां भी है ना, लेकिन उसके यहां प्रेसिडेंट नहीं होके वो राजा आज भी होते हैं। लेकिन संसदीय प्रणाली देखिएगा ब्रिटेन में भी चुनाव होता है, और वहां भी आपको चुन के आते हैं कौन? प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। जो बहुमत दल के नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, तो वहीं से हमने संसदीय प्रणाली को एडॉप्ट किया है। और इसमें क्या होता है? हम लोग के यहां भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, अलग अलग क्षेत्रों से चुन के आते हैं, और उसी में से जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री चुना जाता है और वो सरकार बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें जो होता है प्रतिनिधियों को जो चुनने के लिए जो चुनाव होता है वो क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ये क्या करते हैं? वोट करते हैं, और वोट करके क्या होता है? प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे बात आती है क्या कि शक्तियों का बंटवारा, है ना। ये शक्तियों का बंटवारा, अगर हम बात करें साथियों
कि संविधान में अगर हम बात करें तो संविधान में जो शक्तियों को 3 अंगों में विभाजित किया गया है। शक्ति के कितने अंग है आपका? 3 अंग दिखेगा, है ना। इसमें आपको दिखेगा एक विधायिका, दिखेगा, एक दिखेगा कार्यपालिका, एक दिखेगा आपका न्यायपालिका। ठीक है, एक दिखेगा आपका न्यायपालिका। ये 3 अंग है, ठीक है। और ये हमारे संविधान में संविधान के अनुसार ये 3 अंग जो सरकार के चलाने के लिए जो अंग है वो कितने अंग है? 3 अंग है, जिसका मेंशन हमारे संविधान में किया गया है। अब देखिए ये विधायिका का काम क्या है? यही विधायिका तो बैठते कहां? सरकार में, है ना। सरकार में जो होते हैं, जो संसद में, है ना, जो संसद में कानून बनाते हैं वो कौन है आपका? वो विधायिका है। क्या है? विधायिका है। लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेटिव कहते हैं इसको। एक है एग्जीक्यूटिव, है ना, ये एग्जीक्यूटिव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का काम क्या है? ये सरकार के ही कुछ प्रशासनिक होते हैं, अधिकारी होते हैं। उसके बाद राज्यपाल हो गए, राज्य के लिए राज्यपाल हो गए। स्थानीय स्तर पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जो यहां से जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं, यहां से जो भी नियम और कानून बनते हैं, इसको लागू करने का काम किसका है? तो कार्यपालिका का है। ठीक है, यहां पे लागू करने का काम किनका है? कार्यपालिका का है। और कार्यपालिका इस चीज को लागू करेगी। वो सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और दूसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री या राज्यपाल होते हैं उनके, वो भी क्या है? कार्यपालिका का पार्ट है। उसके बाद स्थानीय स्तर पर जो काम करते हैं वो भी कार्यपालिका का पार्ट है। लेकिन ये न्यायपालिका जो है ना साथियों, ये दोनों पे अपना दृष्टि बनाए रखते हैं। इनकी जो निगाहें होती है, रुकिए, इनकी जो निगाहें होती है, ठीक है, इनकी जो निगाहें होती है वो निगाहें बिल्कुल इस पे भी टिकी हुई होती है और इस पे भी टिकी हुई होती है। अब क्या होता है कि कभी कभी सरकार कुछ ऐसे कानून बना लेते हैं जो जनता के हित में ना हो, तो उस केस में ये यहां से क्या करेंगे? ये अपने दृष्टि को डालेंगे और लगेगा कि ये अच्छा नहीं है तो बोलेगा चलो इसको किया जाए खत्म। किसको? उस कानून को। तो ये आप जब आर्टिकल 13 पढ़ेंगे ना साथियों, वहां पे इसी चीज का चर्चा किया गया है कि वैसा कानून, अगर विधायिका द्वारा वैसा कानून बनाया गया हो जो नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो या हनन कर रहा हो या उसे हानि पहुंचा रहा हो, उसे न्यायपालिका क्या करती है? शून्य घोषित कर देती है। क्या घोषित कर देती है साथियों? 0, मतलब उसको मतलब खत्म कर देता है। तो ये इनकी दृष्टि ये दोनों पे बीच बीच में पड़ती रहती है ना। तो न्यायपालिका का काम ये है। तो सरकार के कितने अंग है? मतलब संविधान में जो सरकार के जो स्तर है वो कितने अंग है? देखिए स्तर अलग है, अंग अलग है। स्तर में क्या होता है? शक्ति का विभाजन ऐसे होता है, वर्टिकल, ठीक है। लेकिन जो अंग होता है, अंग में शक्ति का विभाजन बराबर बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? न्यायपालिका दोनों पे अपनी दृष्टि को बनाए रखती है कि कुछ ऐसा कानून जो सरकार के हित, जनता के हित में ना हो, तो उस पे क्या करती है? न्यायपालिका एक्शन लेती है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 13 का प्रयोग करते हुए इन्होंने जब लगता है कि ये जनता के हक में नहीं है तो उसे 0 घोषित कर देती है। क्या ये बातें समझ में यहां तक आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। अब आगे बढ़ के देखते हैं क्या कहता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए
अब देखिए भारतीय संविधान का और इसमें कुछ मुख्य लक्षण में है, जैसे मौलिक अधिकार, ये किसको प्रदान किया जाता है? नागरिकों को प्रदान है ना? किसको प्रदान है? नागरिक को प्रदान है मौलिक अधिकार। आप जानते हैं मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में है ना? कहां है? संविधान के भाग 3 में है। उसके बाद अगर अनुच्छेद की बात करें साथियों, तो वो आपको 12 से कहां दिखेगा? 35 के बीच में दिखेगा, है ना? तो ये जो मौलिक अधिकार है जो हमारा संविधान देती है, इसका भी रक्षा कौन करता है? तो आप कहिएगा सर ये न्यायपालिका करता है। इसका रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका आपका इसका मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है ना? क्लियर है यहां तक? और मौलिक अधिकार को ही क्या कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया है ना? सॉरी, आर्टिकल 32 में 32 को बताया है, क्योंकि इसी के द्वारा आर्टिकल 32 का प्रयोग करके ही लोग क्या करते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? न्यायपालिका में जा सकते हैं इस चीज के लिए, है ना? तो इसीलिए आर्टिकल 32 को क्या बोला जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? ये बातें क्लियर हो गई। आइए हम लोग बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता का, है ना? ये धर्मनिरपेक्षता क्या है? ठीक, क्या है धर्मनिरपेक्ष, है ना? देखिए सबसे पहले देखिए धर्मनिरपेक्षता दिखाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्या है? कि राज्य का कोई अपना कोई धर्म नहीं, है ना? और राज्य इसके साथ साथ क्या कर सकता है कि किसी खास धर्म को बढ़ावा भी नहीं दे सकता है। दूसरा निकल के आता है क्या? किसी खास धर्म को बढ़ावा बढ़ावा राज्य किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। यही क्या कहलाएगा? यही क्या कहलाएगा? यही क्या कहलाएगा आपका? तो ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। क्लियर है यहां तक? धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझ में आया? धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ? कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, तो राज्य का कोई खास धर्म नहीं होगा, है ना? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। यही है किसका एग्जाम्पल? आपका धर्मनिरपेक्ष का। ठीक है, अगर ये धर्म और निरपेक्ष दोनों को हम अलग अलग करके समझे ना, तो देखिए इसका अर्थ होता है क्या, बताते हैं आपको। कि जैसे देखिए धर्म को अगर अलग कर दीजिए, निरपेक्ष को अलग कर दीजिए, तो निरपेक्ष का अर्थ होता है
निरपेक्ष का अर्थ होता है आपका यहां पे, निरपेक्ष का अर्थ होता है अलगाव। ठीक है, निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? अलगाव होता है, से अलगाव। धर्म निरपेक्ष मतलब कि धर्म से अलगाव क्या कहलाएगा? वैसा स्टेट जो धर्म से क्या हो, अलगाव रखता हो, मतलब किसी धर्म को ना तो बढ़ावा देता हो ना किसी खास धर्म को मानता हो, वही क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्ष। और निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? से अलगाव बोलिए, है ना। तो धर्म से अलगाव क्या कहलाएगा? धर्म निरपेक्ष। अब कहिएगा सर ये धर्म का अर्थ क्या होता है? तो धर्म का डिफिनेशन दे दूं क्या? इसको आप लोग समझ लिए, आगे बढ़े हम, है ना। चलिए आपको हम धर्म का डिफिनेशन देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं यहां पे। धर्म कह रहा है कि धर्म जो है ना, नियमों का वह समुच्चय, धर्म क्या है? नियमों का वह समुच्चय है जिसे लोग अपने जीवन जीने के लिए धारण करता है। ये है पूरा डिफिनेशन धर्म का, ठीक है, कि ये धर्म क्या है। तो धर्म एक नियमों का समुच्चय है ना, एक नियमों का समुच्चय है जिसे लोग क्या करते हैं? अपने जीवन जीने के लिए धारण करता है ना। तो एक लाइन में आप डिफिनेशन दे सकते हैं किसके बारे में? धर्म के बारे में, कि धर्म क्या है? एक नियमों का समुच्चय है जिसे लोग अपने जीवन को जीने के लिए इसका क्या करता है? धारण करता है ना। क्लियर है? ये है आपका धर्म का डिफिनेशन, यही था धर्म निरपेक्षता। अगर कोई राज्य धर्म निरपेक्ष है, इसका मतलब वो धर्म से अलगाव है, वो धर्म को क्या करता है? अलग मानता है। मतलब उसके नजर में कोई धर्म को, वो ना तो कोई धर्म को प्रायोरिटी देते हैं और दूसरा की ना किसी धर्म को बढ़ावा देते हैं, सबको बराबर मानते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसमें आपने देखा कि एक वर्ड आएगा आपको, जब हम पढ़ाएंगे ये चैप्टर तो वहां एक वर्ड आएगा जिसका नाम होता है राज्य, या आ तो गया, चलिए हाँ आ गया, है ना। जिसका अर्थ है क्या साथियों? राज्य है ना। तो राज्य क्या है? देखिए ये जो शब्द यूज हुआ है ना, ये देश के लिए यूज होता है ना। जैसे भारत के लिए यूज होगा, है ना। यहां पे जो राज्य शब्द है वो भारत के लिए यूज हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? भारत के लिए। याद रखिएगा जो हम लोग संविधान में स्टेट्स पढ़ते हैं ना, है ना, जो पॉलिटी में हम लोग स्टेट्स पढ़ते हैं ना, स्टेट्स, ये स्टेट्स का मतलब होता है देश, है ना। यहां देश को हम लोग स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका देश का मतलब कोई स्टेट मत समझिएगा, यहां जो राज्य का अर्थ होता है ये भारत देश के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉलिटी में खास करके, ठीक है। देखिए पॉलिटी में कुछ चीजों का डेफिनेशन बदल जाता है। जैसे आपको हम पूछेंगे ना कि एरिया का सॉरी ऐसे क्षेत्र के लिए आपको हम बोलेंगे क्या कहिएगा इंग्लिश में, तो आप कहिएगा सर उसको एरिया लिख दीजिए ना। आपको यही लगेगा कि सर उसको एरिया कहेंगे, क्षेत्र को क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। किसमें? पॉलिटी में। पॉलिटी में क्षेत्र को एरिया नहीं कहते हैं, यहां पे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? टेरिटोरी कहते हैं, है ना। टेरिटरी कहते हैं, क्षेत्र को यहां पे टेरिटोरी कहते हैं। यही तो फर्क है पॉलिटी में, है ना। चलिए तो यहां पे राज्य का अर्थ किसी स्टेट से नहीं है, जबकि इसका अर्थ देश से है। ठीक, अब आइए, अब राज्य किसको कहेंगे? सबसे पहले आपको दिमाग में आएगा कि अच्छा सर ठीक है, भारत को आप राज्य मानते हैं, तो राज्य का वास्तविक मायने में अर्थ क्या है? तो आप कह सकते हैं कि क्या हो, वहां की एक मतलब एक निश्चित भूभाग,
जिसे आप देखेंगे तो इंडिया का क्या है, एक निश्चित भूभाग है ना। चलिए हम एक मैप ले लेते हैं आपके लिए। चलिए आपके सामने ये देखिए, ये क्या है ना। देखिए ये क्या है, एक निश्चित भूभाग है कि नहीं है। भारत, अगर हम बोले कि भारत क्या है, भारत का अगर हम भारत को राज्य कहते हैं, इसका अर्थ है, इसका अर्थ ऐसे क्यों है, क्योंकि देखिए ये क्या है, इनका एक निश्चित भूभाग है। आपको दिख रहा होगा कि भारत का क्या है, एक निश्चित अपना भूभाग है ना। अब देखिए ये निश्चित भूभाग है कि नहीं है। आप देखिए यहां से लेके तमिलनाडु से लेके यहां तक क्या है, इनका अपना निश्चित भूभाग है। अंडमान निकोबार इधर हो गया, लक्षद्वीप हो गया आपका, है ना। तो ये क्या है, भारत को अगर हम राज्य इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि इनका क्या है, एक निश्चित भूभाग है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। इधर थे भाई, चलिए देखिए इसको अब यहां पे समझिए कि हम क्या बोले आपको कि एक उसका निश्चित भूभाग है। तो आपको यहां पे दिख रहा है कि इनका क्या है, अपना एक निश्चित भूभाग है ना। भारत का क्या है, एक निश्चित भूभाग है। ये दिख रहा है आपको पूरा मैप, है ना, पूरा मैप दिख रहा होगा। ये क्या है, इनका अपना निश्चित भूभाग है, जो लद्दाख से शुरू होके कहां तक आता है आपका, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से शुरू होके गुजरात के यहां तक आता है ना। तो भारत का अपना निश्चित भूभाग है। दूसरी बात, उसके बाद इसमें जब आते हैं फिर बोला है कि ये संगठित क्या है, सरकार है। आप जानते हैं कि जो सेंट्रल सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या है, पूरे देश के लिए है। क्या उनकी अपनी एक संगठित सरकार है कि नहीं है ना। तो देश की क्या है, एक संगठित सरकार है ना। भले स्टेट का सबका अलग अलग हो, लेकिन ये पूरे का क्या है, एक संगठित सरकार है ना। फिर कह रहा है आपको यहां पे कि जनसंख्या, क्या आप लोग ये बात को तो अच्छे से जानते हैं कि हमारे भारत का क्या है, एक खास ये जो पूरे भूभाग आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, एक जनसंख्या निवास कर रहा है ना। तो राज्य का डिफिनेशन ही यही होता है कि उनका अपना एक निश्चित भूभाग हो, वहां की संगठित सरकार हो, वहां जनसंख्याएं हो। और हम लोग जानते हैं कि अपने यहाँ कितना 140 करोड़ को पार कर रहे हैं हम लोग, है ना। 140 करोड़ को क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। तो क्या यहाँ की यहाँ जनसंख्या है कि नहीं है ना। 140 है ना, 140 करोड़ को हम लोग पार कर रहे हैं, इसका मतलब यहां जनसंख्या रह रहा है। उसके अलावा तीसरा बात देखिए क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है क्या कि संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व हो। क्या हमारे भारत जैसे देश संप्रभु है कि नहीं है। संप्रभु का मतलब यह होता है, देखिए संप्रभु का अर्थ होता है कि वैसा देश जो अपने लिए कोई भी जो फैसला हो वो खुद से ले, है ना। संप्रभु का अर्थ होता है, संप्रभु का अर्थ होता है कोई देश अपना फैसला या अपना निर्णय, है ना। आप फैसला कहिए या निर्णय कहिए, है ना, या तो निर्णय कहिए,
स्वयं ले, कोई देश की सरकार, यहां पे बीच में अगर हम लिख दे देश की सरकार या किसी देश की सरकार, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि किसी देश की सरकार जो अपना फैसला या निर्णय क्या ले, स्वयं ले, है ना, वो किसी दूसरे देशों के उपनिवेश ना हो, तो वही क्या कहलाता है, संप्रभु कहलाता है, सोवरिन कहलाता है। तो क्या हमारा भारत सोवरिन है कि नहीं है ना? तो हम इस तरह से कह सकते हैं ना कि भारत क्या है, एक संप्रभु है ना? तो भारत क्या है, एक संप्रभु है। यही है एक राज्य का डिफिनेशन, क्या क्या, कि उनका एक निश्चित भूभाग हो, उसके बाद क्या हो, वहां वहां के लोग क्या हो, लोगों का संप्रभु प्रतिनिधित्व हो, है ना, लोगों का वहां जो प्रतिनिधित्व हो वो संप्रभु हो, मतलब कि खुद से वहां पर डिसीजन ले सके, वहां की जनसंख्या हो, फिर वहां क्या हो, संगठित सरकार हो, है ना। ये सारे कुछ हम लोग को यहां देखने को मिलता है। क्या क्लियर हो गई बातें? अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, है ना। चलिए अब आपके सामने आते हैं मेन चैप्टर से। चैप्टर में क्या बोला है कि भारत के संविधान, है ना। चलिए अब देखिए यहां कुछ कहानी दी हुई है, कहानी आपको समझा दूं। कहना है कि इस अध्याय में जो है ना एक फुटबॉल खेल के लिए आप आसानी से बात करेंगे कि आप में ज्यादातर बच्चे इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा। सही बात है कि अगर हम बात एक फुटबॉल की करें तो लगभग सबको पता रहता है फुटबॉल का खेल क्या है ना। कह रहा है यहां पे कि इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा और खेला भी होगा, और इसका अंदाजा सबको होगा कि इसे किससे खेला जाता है, पैरों से। तो इसका क्या, फुटबॉल का अपना एक नियम है कि नहीं है? देखिए यहां पे अगर बात कर रहा है कि इसे खेलने का तरीका, तो ये क्या है, एक फुटबॉल का अपना एक नियम है ना। इसे हम जब भी क्या करते हैं, पैरों से किक मारते हैं, हाथ से मारते हैं क्या, नहीं ना मारते हैं। अगर वहां पे क्या करे कि करा, गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को किससे, बांह से छू नहीं सकता है। अगर छू दिया तो, अगर बांह गेंद को छू जाती है तो उसे गलत या फाउल माना जाता है। क्या यह बात सही है? जो गोलकीपर होता है सिर्फ वही छू सकता, बाकी आदमी अगर बांह से छू पा रहा है तो उसे क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि खिलाड़ी जो फुटबॉल खेलते हैं वो हाथों से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को थमाने लगे तो खेल को फुटबॉल नहीं ना माना जाएगा। बोलिए क्या इसे फुटबॉल माना जाएगा? क्या कह रहा है, इसी तरह तो सबका क्या है, अपना एक नियम है। ये आपको समझाने का एक जो है ना मोटा मोटे एक कहानी, मतलब एक आईना आपको दिया है कि इसके द्वारा आप अच्छे से समझ सको। फिर कह रहा है इसी तरह जो हॉकी या क्रिकेट आदि के दूसरे खेलों के कुछ तय नियम होते हैं। ये बात सही, चाहे वो हॉकी का हो या क्रिकेट का हो, दोनों का क्या है, अपने अपने नियम तय होते हैं, है ना। कह रहा इन नियमों से खेल को परिभाषित करने के अलावा खेलों के बीच में फर्क करने में मदद करता है कि नहीं करता है? क्या सही बात है ना। जो सब अलग अलग खेल है, सबका अपना अपना क्या है, रूल रेगुलेशन है, खेलने का नियम है, तरीके हैं, है ना। तो कह रहा है कि इन खेलों की तरह हर समाज, देखिए अब ये जो है ना, देखिए कहां से जोड़ रहा है आपको, देखिए एक खेल से शुरू किया है और ला के आपको यहां समाज पे खड़ा कर दिया है कि इसी प्रकार हमारा समाज में भी क्या है, कुछ मूलभूत नियम है ना। हमारे समाज का भी अपना क्या है, कुछ मूलभूत नियम है ना। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल है, होते हैं, इन्हीं से तो हमारा समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क का पता चलता है। देखिए वहां भी क्या था, सब खेल था लेकिन सबके अपने रूल रेगुलेशन थे, और यही रूल रेगुलेशन क्या करता है कि इस खेल में क्या हुआ, खेल का हमें फर्क दिखाया कि कहां हम किस चीज का प्रयोग करते खेलने के लिए, है ना। उसका सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन है। तो वही चीज हमारे समाज में भी क्या करता है, इसे क्या करता है, ये फर्क का पता चल पाता है। कह रहा कि बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप से पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं। और जिस दस्तावेज में ये नियम हमें मिलता है किसी समाज के लिए जो अलग अलग, देखिए
क्या बोला, वहां नियमों के आम सहमति के जरिए तय किया जाता है और आधुनिक देशों में यह आमतौर पर एक लिखित रूप में पाई जाती है ना। जो हम लोग जो ये आधुनिक देश जो है इसमें आपको क्या मिलता है, ये किसी लिखित दस्तावेज में के रूप में मिलता है और ये जिस दस्तावेज में मिलते हैं हमको ऐसे नियम, उसे ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या सही बात है? चलिए थोड़ा सा बढ़ा जाए आगे। अब देखिए कुछ कहानी हम लोगों ने कक्षा 6 और 7 में पढ़ रखा था, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, है ना। खैर भारतीय संविधान पे भी हम लोग चर्चा कर लिए थे पहले भी, है ना। वहां पे कह रहा है क्या कि उधर जो हम लोग पढ़े तो यही कह रहा है, क्या आपने 6 और 7 क्लास को जब पढ़ा तो क्या यह आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान क्यों जरूरत पड़ती है, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है ना। कह रहा क्या आपने जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया है? जी साथियों, हमने इस चैप्टर में कर लिया लेकिन पीछे नहीं किया था, है ना। कह रहा है कि या उसे किसने लिखा, इस अध्याय में हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, है ना। और जो हम लोगों ने वहां पीछे कर भी लिया है, चलिए अब यहां से शुरू करते हैं कहानी को, है ना। यही है भारतीय संविधान का चैप्टर, यहीं से शुरू होता है ना। कह रहा है किसी देश में संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, यही है अपना देखिए संविधान सभा। इसमें देखिए सभी नेता बैठे हुए हैं और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं और यहाँ सबको संबोधन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हम शुरुआत थोड़ा सा इससे करते हैं, फिर आएंगे मेन मुद्दे पे। यहां से कह क्या रहा है कि चलिए यही से करते हैं। कह रहा है कि 1934 में कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की क्या की, पहली बार अधिकृत नीति से क्या किया, शामिल किया। जो इन्होंने मांग करता था उसको आधिकारिक तौर पे पहली बार कब, 1934 में मांग करता है। यही आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर जो संविधान सभा के गठन का मांग किया था वो कब किया था, तो 1934 में किया था। कह रहा केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के समय तेज हो गई थी। आप लोग को पता है कि 1939 से लेके 45 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध होता है ना। और इसी बीच में क्रिप्स मिशन भारत आते हैं 42 में, है ना। और फिर इस समय क्या होता है, इन लोग को ये क्या कहता है कि आप लोग दूसरा विश्व युद्ध में भाग दीजिए, वहां से मतलब इसमें भाग दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। इसके बाद आपको 1948 तक में देश को क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, आपको हम स्वतंत्र कर देंगे, है ना। लेकिन इस समय क्या होता है, जो संविधान का मांग जो तेज होता है, तो आपसे ये पूछा हमने आजादी की बात की थी, यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था उसी समय में संविधान सभा के मांग की ये प्रक्रिया क्या हो गई थी, तेज हो गई। और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होता है। अब यहां आगे इसका पृष्ठ पर दिया गया है संविधान सभा की बैठक को लेकर, इसका कुछ तस्वीरें हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। करा दिसंबर 1946 से, देखिए कब से, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान सभा का प्रारूप क्या किया, तैयार किया, है ना। और इसके पीछे मजबूरन समस्याएं ये थी क्योंकि इससे पहले 150 साल तक अंग्रेजों ने क्या किया था, हुकूमत किया था अपने भारतीयों पर, है ना। भारत पर ये लगभग कितने साल तक, 150 साल तक ये हुकूमत करता है। ये आप लोग को पता ही है ना, कि ये कब आता है भारत, बताइए भारत कब आता है ये। तो भारत तो ऐसे आ ही जाता है, ये 1608 ईस्वी में आके अपना फैक्ट्री लगा लेता है ना। सूरत में लगाया था, ये बना था 1600 में, है ना। और 1608 में आके सूरत में फैक्ट्री लगा लेता है, उससे पहले मसूलीपट्टनम में लगाता है, ये बात आप लोग को पता है। लेकिन अगर बात करें तो ये 1765 ईस्वी के बाद जब यहाँ पे आपको पता होगा
कि जो 1765 ईस्वी के बाद जब इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद ये राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है शासन करने लगते हैं और 1857 तक करते हैं। और 1858 से क्या करते हैं, महारानी विक्टोरिया अपने हाथ में ले लेते हैं। किसके, आपके जो प्रशासनिक शासन है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इस तरीके से इनका अगर देखा जाए तो 150 साल तक लगातार ये अंग्रेज हुकूमत अपने पे शासन किए थे, है ना। क्योंकि अब इस पे अगर आगे बात की जाए तो कह रहा है कि आखिरकार भारतीयों ने आखिरकार अपनी नियति और भविष्य को तय करने का मौका मिला। किसको, भारतीयों को, है ना। ये भारतीय को अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया था। और संविधान सभा के बारे में आप इस कक्षा में आगे पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ कुछ चित्रे दिए हुए हैं जिसमें आपको हमने बताया कि यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं और संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। कह रहा है कि आज ज्यादातर अगर हम बात करें देशों का क्या है, अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देश, जानते हैं जितने भी लोकतांत्रिक देश है सभी के पास क्या है, अपना संविधान है। चलिए दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देशों के बारे में कह रहा है कि लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होते हैं वे लोकतांत्रिक देश ही होते हैं, है ना। बात यह भी है कि जिसके पास संविधान है इसकी गारंटी नहीं कि वो देश लोकतांत्रिक देश ही होगा, है ना। देखिए कह रहा है कि संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला यह क्या है, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही यह बताता है कि हमारा समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है ना। देश के भीतर आम तौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दे पर एक दूसरे से क्या हो, सहमत हो। मान लीजिए अलग अलग समुदाय की अगर लोग रहते हैं तो हम जानते हैं कि वो कुछ चीजों में क्या है, हम लोग बराबर है, समान है, लेकिन इसकी भी जरूरी नहीं कि वो हर मुद्दे में हमारी सहमति को दे, है ना। कह रहा संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसमें इस चीज का मेंशन किया गया है क्या, कि ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसका प्रयोग करके सभी लोग क्या कर सकते हैं, सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में इसे अपना सकते हैं। कह रहा इसके जरिए न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। वो इस बात का भी क्या करता है, इसमें संविधान में जिक्र करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला पेज पे। ये देखिए, ये साथियों ये नेपाल का संघर्ष है ना। आपको पता होगा जो नेपाल है साथियों, ये 2008 में जाके लोकतंत्र हो जाता है। मतलब उससे पहले बीच में एक बार लोकतंत्र होता है, फिर राजतंत्र हो जाता है। वहां माओवादी संगठन, जो मार्क्सवादी पार्टी है, उनका एक संगठन होता है जो इनको लोकतंत्र बनाने के लिए वहां पे मशक्कत करते हैं। और ये आंदोलन आपको दिख रहा होगा, इनके हाथ में झंडा भी आपको दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेपाल कैसे लोकतंत्र बने, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि नेपाल एक लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हुए, है ना। और 1990 में ये संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई।
और लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी 12 साल तक ही कायम रही। देखिए इसके यहां इससे पहले भी राजतंत्र था, लेकिन ये जो लगातार संघर्ष होता है तो 1990 में जाके ये क्या होता है, फिर से ये क्या बन जाता है, आपका लोकतंत्र हो जाता है। ठीक है, 1990 में ये लोकतंत्र हो जाता है। लेकिन 2002 आते आते उसके बाद क्या होता है, 2002 में अक्टूबर 2002 से क्या होता है, जो राजा वहां का ज्ञानेंद्र होता है ये क्या करता है कि ये बहाना बनाने लगता है कि जो लोकतंत्र में जो ये माओवादी संगठन है, माओवादी संगठन क्या कर रहा है, इनका प्रभाव बढ़ रहा है और लोगों में ये क्या करता है, भरा जाता है, बहाना बनाया जाता है लोगों के बीच में कि जो माओवादी संगठन है इनका वर्चस्व बढ़ रहा है और इसका वर्चस्व बढ़ना हमारे देश के लिए खतरा है। और इस तरह से ये राजा ज्ञानेंद्र जो है लंबा चौड़ा कहानी फेंकते हैं और फेंक के ये क्या करते हैं, फिर से देश जो नेपाल है उसको राजतंत्र बना लेते हैं। तो वही कह रहा है कि ये बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरीके से हाथों में ले लिया। सोचिए इतने दिन तक संघर्ष चला बीच में, 2002 से अक्टूबर 2002 में ये शुरू होता है संघर्ष और जाके फरवरी 2005 में राजा पूरे तरीके से ये सारे शक्ति को अपने हाथ में ले लेता है। अब कह रहा है कि नवंबर 2005 में माओवादियों जो संगठन है ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्री समझौते पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर बोले तो दस्तखत करते हैं। इस समझौते में आम लोगों की लोकतंत्र और अमन चैन का बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जो ये समझौता होता है, ये जो 12 सूत्री जो समझौता होता है, इसमें लोगों के अमन चैन की बात करते हैं इसमें, और कह रहा लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका होता है और आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों से नामंजूर कर दिया। मतलब जो उस समय जब राजा अपना शासन में आते हैं तो वो जो छोटी मोटी रियायतें देती है, जो इसके लिए क्या होता है, नामंजूर साबित होता है। और लोग तो ये जन आंदोलन चल ही रहा था राजतंत्र में भी, है ना। कह रहा है कि आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में, देखिए फिर से अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। तो फिर से जो ये सरकार को राजनीतिक दल को मौका देना पड़ा था संसद बहाल करके, ये अप्रैल 2006 की कहानी है। और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र हो गया। तो अंतिम रूप से अगर हम आपसे बात करें कि नेपाल कब लोकतंत्र हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 2008 में लोकतंत्र होता है, बन गया। कह रहा 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले यह जनतांत्रिक आंदोलन का यह दृश्य हम लोगों ने यहां पे देखा। चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं यहां पे। देखिए कह रहे इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पे गौर करते हैं। और दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल का ताजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर से यह बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को क्या दी, मंजूरी दी। करा कि सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की क्या जरूरत पड़ी, है ना। जरूरत क्यों पड़ी, यही बात यहां पे उठ के आता है कि जब उनके पास अपना संविधान पहले से है तो ये नई संविधान का जरूरत क्यों पड़ी भाई। कह रहा इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले नेपाल क्या था, राजतंत्र था। आपने देखा 2008 तक ये लोकतंत्र 2008 से होता है, तब उससे पहले तक क्या रहता है, ये 2002 के बाद से लगातार 8 तक राजतंत्र रहता है ना। कह रहा है कि वहां राजा का शासन था और 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि शासन की सर्वोच्च शक्ति किसके पास रहेगा, सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी, है ना, शासन का। कह रहा नेपाल के कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। कह रहा है इसी संघर्ष के फलस्वरूप कब
2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने की कामयाबी मिल गई। जो हमने बताया अप्रैल में जो चुनाव होता है 2006 में, तो वो जाके अप्रैल में खत्म होता है और 2008 में ये देश नेपाल जो है पूर्ण रूप से क्या बन जाता है, लोकतंत्र बन जाता है ना। करा नेपाल के लोगों लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसके लिए उन्हें एक नए संविधान चाहिए था, है ना। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उनमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे, है ना। जो आदर्श उन्हें चाहिए वहां के जनता को, वो उसमें था ही नहीं। कह रहा जिनके लिए वे लड़ते रहे थे, है ना। भाई चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है कि जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही खेल क्या हो गया, बदल जाता है, उसी तरह नेपाल के राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण सारे नियम क्या हुए, बदलने होंगे, है ना, ताकि नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि लोग ने 2015 में देश के लिए एक नया संविधान को अपनाया। अब बताइए, यहां पे दो क्वेश्चन बनता है कि नेपाल लोकतंत्र कब बना, 2008 में। राजतंत्र कब हुआ था, तो 1990 में। और फिर 1900 नहीं, हाँ नहीं, लोकतंत्र हुआ था 1990 से 2002 तक क्या रहता है, लोकतंत्र रहता है। फिर 1990 से पहले राजतंत्र, फिर 1990 से 2002 तक लोकतंत्र, और 2002 में फिर ये भड़का देता है कौन, राजा ज्ञानेंद्र, माओवादी के संगठन के विरुद्ध में। फिर ये सेना के माध्यम से धीरे धीरे उसके हर एक विभाग पर कब्जा करते करते पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेता है। और फिर ये संघर्ष चलते 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 2006 अप्रैल 2006 में उन्हें अन्य पार्टियों के लिए तृतीय सदन का संसद का बहाल करना होता है। उसके बाद 2008 में पूर्ण रूप से लोकतंत्र हो जाता है। और जब हम बात करें तो नेपाल कब लोकतंत्र हुआ, तो 2008 में। देखिए संविधान, नया संविधान को कब अपनाता है, 2015 में, ठीक है। तो संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, कि नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि, है ना, नेपाल के जो पुराना संविधान है उसमें कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर कहां रहेगा, राजा के हाथ में, है ना। पुराने वाले में तो ये कहा गया था कि शासन की बागडोर कहां रहेगा, राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी, है ना। कह रहा है क्या कि जिन लोकतांत्रिक शासन पद्धति में राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय की प्रक्रिया और नियम के तरीके संविधान के बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। कह रहा है लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। सही बात है, जो हम लोग को किसी लोकतंत्र का तो यही खूबसूरती है कि यहाँ अपना नेता खुद से चुना जाता है, लोगों के तो जनता के द्वारा करा, ताकि हमारी वे सत्ता में जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। मतलब हम जब उनको चुन के भेजते हैं तो जो है सत्ता का जिम्मेदारी के साथ वो इस्तेमाल कर सके, मतलब उन पे एक जिम्मेदारी रहता है जनता का। करा फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का क्या करे, दुरुपयोग कर सकते हैं। और इसी तरह विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग से लोगों के साथ क्या होगा, भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक चित्र यहां पे हम लोग को नीचे दिया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये चित्र में क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस सत्ता का दुरुपयोग यहां सुरेश करता है। एक दिन क्या होता है कि उनकी मैम कहीं अचानक कहीं चली जाती है, और चले जाती तो इसको जो है ना बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल देता है। ये सुरेश नाम का मॉनिटर है। आई मॉनिटर जो रहता है इसमें, ये वास्तव में इसको अनिल से क्या होता है कि अनिल से तंग करने मतलब अनिल से इसको चलता है थोड़ा सा, नहीं होता बच्चा में देखिएगा कि थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई चलते रहता। तो ये सोचा कि चलो आज तो मौका का फायदा उठाते हैं। ये क्या किया कि सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है ना। फिर कह रहा है कि अनिल आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूं, है ना। तो ये कहता है लेकिन क्यों, है ना। तो जब आप मैडम जब आती है तो ये बताता है ना, ये जो सुरेश टकलू लाल है बताता है कि जब आप नहीं थे कक्षा में तो अनिल क्या कर रहा था, शोर मचा रहा था। और फिर क्या होता है कि जैसे ही मैडम बोलती है, सुरेश बोलता है, तो मैडम को लगता है ये बात सत्य होगा। बोलता है कि सुरेश, है ना,
क्या ये सही में ऐसा किया था? तो बोला हाँ मैम अनिल ऐसा ही किया था। फिर वो क्या करता है कि उसको पनिशमेंट में देती है कि आज तुम स्कूल के छुट्टी के बाद यही रुकना और 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। फिर ये कहता है कि नहीं मैडम हम तो कुछ किया ही नहीं था। बोला नहीं नहीं फिर भी करना था। यही बात है यहाँ पे कि संविधान क्यों जरूरी है, क्यों हो ना हो कि सत्ता में बैठे व्यक्ति कभी कभी इसका दुरुपयोग ना कर ले, है ना। यही बात जो देखिए आपको यहाँ मॉनिटर जिस तरह से अपना दुरुपयोग किया था उसी बात को मतलब इसी पर आधारित है ना। कह रहा लोकतांत्रिक समाज में प्रायः संविधान ही एक ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता का दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे मौलिक अधिकार वाले खंड दिए गए हैं। क्या आपको 7वीं कक्षा के पुस्तक में दिए गए, जैसे हम लोग देखिए क्लास 7th में जो दलित ओम प्रकाश के बारे में, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़े थे कि किस तरह से उसको अध्यापक ने मतलब 7 बच्चों के साथ नहीं बैठाते थे क्योंकि उन्हें छुआछूत, क्योंकि ये दलित समाज से थे और उसे बाहर निकाल के बैठाया जा मतलब बाहर में उनको जो बच्चों को और को पढ़ाया जाता था, इसको फील्ड साफ करने के लिए दिया जाता था, झाड़ू लगाने के लिए इसको दिया जाता था। वही दलित ओम प्रकाश की कहानी से ये पता चलता है कि हमारे संविधान के ना होने की वजह से कितना इस चीज का दुरुपयोग किया गया था, है ना। कह रहा उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश दलित होने के कारण उनके साथ किस तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ा था। आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के देश के सभी व्यक्तियों के लिए क्या है, समानता का अधिकार है ना। हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान क्या करता है, विधि के समक्ष सबके लिए समान अधिकार प्रदान करता है। और हमारा संविधान कहता है कि क्या कहता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश का किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और ये बात कहां लिखा हुआ है मेरे साथियों, तो ये आपको पता है कि ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 ये हमें अधिकार देता है या हमारे यहाँ के नागरिक को ये फैसिलिटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश का कोई भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात आर्टिकल 15 में कहता है और यह हमारा मौलिक अधिकार का भाग है। चलिए देखिए यहां पे क्या कहता है कि देखिए खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। अब देखिए यहां कह रहा है कि चलो आज कुछ खेलते हैं बास्केटबॉल, है ना। फिर यहां पे इधर से ये लड़की लोग कहती बास्केटबॉल, तो लड़का लोग कहता है क्या, नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे, है ना। कह रहा शिक्षक क्या करता है, इस विवाद पर कहता है कि हाथ उठाओ। अब हाथ जैसे उठाता है तो कह रहा कि यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या। अब देखिए जैसे क्या हुआ कि अगर आप कक्षा में देखते होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी खेल को एक क्लास में 2 खेल के लिए कुछ, कोई कहता हम क्रिकेट खेलेंगे, कोई कहता बास्केटबॉल। अब टीचर वहां पे एक ही उपाय करते हैं, कहते अच्छा हाथ खड़ा करो, इसमें से कौन कौन क्या खेलेगा, क्रिकेट कौन कौन खेलेगा, पहले वो हाथ खड़ा करो। अब देखा कि संख्या किसका ज्यादा था, क्रिकेट वाले का, तो लड़की कहती है क्या, ये तो होना ही था क्योंकि संख्या किसकी ज्यादा है, लड़का का, है ना। कह रहा है हमें सदा ही वही करना पड़ता जो लड़के चाहते हैं क्योंकि लड़के की संख्या क्या है, ज्यादा है ना। कह रहा मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जा सके। कह रहा इस तरह अस्वस्थ हालत हमारे लोकतांत्रिक समाज में भी है क्या, ये जो अस्वस्थ हालत जो है हमारे समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है। उनका क्या होता है, नुकसान होता है ना। ये चित्र तो हम लोग को यही चीज को तो दिखा रहा है। कह रहा बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज पर बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो, है ना। तो इसीलिए कि यहाँ पे ये देखिए ये जो कहानी था वास्तव में जो हम लोग क्लास की बातें की, ये दिखाता है किसको, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को। ऐसा कुछ ऐसे नियम कानून न बनाए जाए कि जो अल्पसंख्यक को क्या करे, नुकसान पहुंचाए और बहुसंख्यक के लिए फायदे हो, है ना।
चलिए, कह रहा है इससे और क्या हो सकता है कि जो बहुसंख्यक है उनकी, बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो जाए। करा अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक की निरंकुशता या दबदबे का प्रतिबंध भी लगाना हमारा संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। कह रहा यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक मतलब इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, है ना। इंटर कम्युनिटी वर्चस्व का अर्थ होता है कि जब एक समुदाय का वर्चस्व दूसरे समुदाय पर रहे तो वो क्या कहलाता है, अंतर सामुदायिक वर्चस्व। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक कहते हैं। देखिए, एक होता है क्या, इंटर कम्युनिटी, एक होता है इंट्रा कम्युनिटी। इंटर कम्युनिटी का मतलब होता है जब एक समुदाय का वर्चस्व दूसरे समुदाय पर रहे तो वो क्या कहलाता है, इंटर कम्युनिटी कहलाता है। इंट्रा मतलब अंतः, कि एक समुदाय के अंदर ही जो है कुछ लोगों का दबदबा पूरे समुदाय पर रहे तो वो क्या कहलाता है, इंट्रा कम्युनिटी अर्थात अंतः सामुदायिक। ठीक है, चलिए, कह रहा संविधान क्यों होना चाहिए। अब देखिए, यहां से शुरुआत होता है कि संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद अपने आप को बचा सके। और बात सुनने में जरा अजीब लगती है, असल मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और हमारे विचार व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में क्या करता है, मदद करता है। और इसे समझने के लिए नीचे की एक चित्र कथा दिया हुआ है, इसके आधार पर हम समझते हैं क्या है कहानी, देखते हैं। देखिए, यहां शबनम की दुविधा में है, कुछ तय किया गया, कह रहा कि कल परीक्षा है, मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन मुझे मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, इसे देखे बिना मतलब ये रह नहीं सकती है। देखिए, हर एक का क्या होता है, देखिए घर में भी ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ जो होते हैं उनका कुछ फेवरेट टीवी चैनल होता है। अब उसको खाना भी वो खा रही है तो छोड़ के पहले वो टीवी के चैनल पे आएगी, है ना, देखने के लिए। कह रहा है क्या कि शबनम को फिर कह रहा है, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। कहता मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना, लेकिन कल मेरी परीक्षा। अगर टीवी आप लोग टीवी देखोगे तो मेरा टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे इस बात की सूझ रही है कि अगर आप आज रात में कोई भी टीवी न देखे तो तब शायद मेरा मन नहीं ललचाएगा, है ना। कह रहा अच्छा, मैंने कल टेलीविजन नहीं देखा, उन आखिरी अध्यायों में इतने सारे सवाल आए। मतलब तो ये किस चीज को दिखा रहा है ना, कि एक ही समुदाय, देखिए घर में ही रहती है लड़की, है ना, और एक आदमी क्या कर रहा है, वो सारे लाभ ले रहा है और इसके चलते इसका मन ललच रहा है। तो अब लगता है कि अगर इससे दूर होके वो क्या करे कि कहे कि ठीक है तुम्हारा मर्जी है, तुम अपना उधर देखो, हम तो देखेंगे भाई, तुम्हारा एग्जाम है, तुम पढ़ो जाके। लेकिन इसके साथ एक समस्या था कि अगर बाकी लोग देखते थे इसका मन ललच रहा था, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। लेकिन अगर वो क्या करता है, सारे लोग मिल करके कहता चलो ठीक है आज नहीं देखा जाएगा, है ना, मत देखेंगे, चलो ठीक है तुम अपना एग्जाम का तैयारी अच्छे से करो। जब ये अपनी एग्जाम की तैयारी करती, अच्छा मार्क्स आ जाता, तो वही कह रही कि अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविजन नहीं देखा, आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आ गए, है ना। तो यहां पे क्या दिखाया कि एक ही समाज में अगर एक लोग अगर कोई निर्णय लेता है, उसमें अगर उसको सपोर्ट किया जाता है, अगर अच्छा निर्णय हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, अंतर समाज को दिखाता है। एक समाज में ही क्या है, वो मेल मतलब मेल भावना को दिखाता है। कह रहा संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है यहां पे देखिए, कह रहा है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जो जिनमें देश आस्था रखता। उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि लोकतंत्र मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे और दलगत राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह शासन को सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर तक तानाशाही शासन उनके सारे हितों को क्या कर देंगे, तास नस कर देंगे। मतलब देखिए, कभी कभी किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा सोच लगने लगता है लोगों को कि नहीं नहीं, इससे इस चीज को हटा के हम किसके मतलब हम सेना के हाथ में
सौंप देना चाहते हैं। अगर सोच के देखिए, अगर ये चीज को सेना के हाथ में सौंप दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो भी निरंकुश अगर हो गए तो फिर लोगों के हित का क्या हो जाएगा, तहस नहस कर देगा। कह रहा एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से के उन्माद से बचाता है और यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है जिनके जरिए नागरिकों के अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। कह रहा क्या कि इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान भी किसी लोकतांत्रिक समाज का में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पे मूलभूत नियम कुछ दिए हुए हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है। कह रहा नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वह लोग नया संविधान अपनाया। कह रहा ऐसे आदर्श, देखिए मूलभूत नियम क्या था, कह रहा कि ऐसे आदर्श, ये ऐसे आदर्श है जिनसे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। ये क्या है, मूलभूत नियम है ना। फिर कह रहा सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान करता है। ये देखिए ये किसको दिखा रहा है, सत्ता में रह के सत्ता का दुरुपयोग करना, है ना। लड़कियों का बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं देना क्योंकि कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्यादा था। ये मूलभूत नियम क्या है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच बहुसंख्यक को लाभ मिल जाना और वो लाभ अल्पसंख्यक को ना मिलना। शबनम टीवी नहीं देख पाई, ये अंतः कम्युनिटी को दिखाता है ना। एक ही घर के अंदर अगर इस तरह के देखने को मिलता है तो ये अंतः कम्युनिटी को दिखाता है। ये था मूलभूत नियम। चलिए करा आइए अब भारतीय संविधान के कुछ आयामों का अध्ययन करके इधर बात करते उपरोक्त बिंदु पर। कहते भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण की बात कर लेते। करा 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था, है ना। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात का काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, है ना। जो ये राष्ट्रवादी लोग थे, ये लोग का यही विचार था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, है ना। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्होंने जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज के लंबे अत्याचारी शासन भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए और उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा। मतलब जिस तरह से औपनिवेशिक शासन में यहाँ काले गोरे भेदभाव ऊंच नीच देखने को मिला था, बोला कहीं ना कहीं हम उससे निकलना चाहते हैं और भारत को एक ऐसा लोकतांत्रिक देश बनना चाहिए जहां प्रत्येक नागरिक को क्या माना जाए, समान माना जाए, है ना। और सभी सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, है ना। उसके कामकाज के नियम हो और यह काम किसी आदमी के वश का नहीं था, है ना। अकेला कोई आदमी चाहेगा इसको करने तो संभव है क्या, नहीं हो सकता है ये काम, है ना। तो कह रहा है कि इसमें लगभग 300 लोगों का ने इसमें योगदान दिया और 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे और भावी संविधान सभा निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। यही है संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरन भावना थी कि भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोगों ने सहमति दिया और सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। और जो इस चित्र में देखिए मध्य में कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं और जो संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे, देखिए यही है सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे बीच में, है ना। यहाँ पे देखिए संविधान सभा
कि इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश के में कई समुदाय थे। ये बात जानते हैं कि पहले हमने बता रखा था कि हमारे पूरे देश में अगर देखें तो अलग अलग समुदाय देखने को मिलता है ना। कह रहा है उनमें ना तो भाषा एक थी, ना धर्म था, और ना ही एक जैसी संस्कृति। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारा लगभग तय हो चुका था। ये बात आप लोग जानते हैं क्योंकि 14 अगस्त को मतलब वो स्वतंत्र हुआ था, है ना, 1947 में। करा कुछ रियासतें मतलब जो हमारे देखो भारत आजाद मतलब देश आजाद होने के बाद भी कुछ ऐसे रियासत थे जो वो ये स्थिति में नहीं थी कि हम किधर मिलेंगे, भारत में या पाकिस्तान में। वही कह रहा है कि रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी, है ना। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी, भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व, है ना, दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश के एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया, मतलब देश को ऐसा एक कल्पनाशील दस्तावेज देता है जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। सोचिए, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि सोचिए उस समय में लोगों का सोच किस लेवल पे होगा, किस हिसाब से सोचे होंगे। अगर सोच के देखिए आज के समय में कि जहां हमारे देश में अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म, अलग अलग बोली बोले जाने वाले लोग रहते हैं, और उसके लिए मतलब वो किस तरीके से तैयार किया गया होगा, है ना। वो थे वो महान व्यक्ति का समूह जिन्होंने इस चीज को तैयार किया था। कह रहा उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उनमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधि, देखिए किसका किसका इसमें बात किया कि गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों का चयन में जनता का महत्वपूर्ण भूमिका काफी जोर दिया गया था। मतलब कि अगर कभी भी आगे चल के जो यहाँ पे चुना जाएगा प्रतिनिधि, उसमें जनता की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान में कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है, और इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, देखिए इसमें किसका विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक और सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं के बारे में लगातार ध्यान इसमें रखा गया है, जिनसे दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे, है ना। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य से पूरा करने के साथ साथ इन चिंताओं को किस हाल में किस तरह ये हल किए होंगे। इन चिंता को सोचिए, क्योंकि हमारा देश पूरे तरीके से क्या था, संस्कृति अलग, कल्चर अलग, धर्म अलग, बोली अलग, और सबको एक दस्तावेज में बांध देना ये बहुत बड़ी बात होती है ना। चलिए यहां थोड़ी सी कहानी है, देख लेते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर, जो भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो बाबा साहेब अंबेडकर को। अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान का प्रारूप की में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती है, क्योंकि कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। मतलब सरकार में तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो, सेवा में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो, अर्थात किसमें, कार्यपालिका में। अब देखिए यहां संघवाद का कहानी आ गया। कह रहा है इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की क्या होना, सरकारों का होना ही क्या कहलाता है, संघवाद। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकार और केंद्र स्तर पर भी, पंचायती स्तर पर राज्य व्यवस्था का शासन, ये तीसरा स्तर है जिसके बारे में जो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। कह रहा है कि राज्य सरकार के कामकाज को हमने वहां देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। हमने उधर पंचायती के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था को भी पढ़ लिए हैं, नगर पालिका को भी पढ़ लिए हैं, राज्य सरकार को भी पढ़ लिए। यहां हम लोग केंद्र सरकार को पढ़ेंगे इस बुक में।
कह रहा भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहां शासन की एक व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में, देखिए दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश के लिए फैसले न ले, है ना। करा इसलिए प्रांतीय स्तर पर सरकारें की व्यवस्था की जाए और की गई ताकि कई इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सके, है ना। भारत में राज्यों को कुछ मुद्दे पर फैसले लेने के लिए स्वायत्त अधिकार और राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान की कुछ सूचियां भी दी गई है जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। यह हमारा अनुसूची में दिया गया, जो आप लोग जानते हैं कि जो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है दिया हुआ है आपका जो 3 स्तर की, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की बात करते हैं, किस पर कौन कानून बना सकते हैं, वो सारी बातें हमारे संविधान में है। कह रहा है इसके साथ संविधान का यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, है ना। उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन स्तरों के सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आएंगे, यहां देखिए कुछ बातें लिखी करा कि जब संविधान सभा में ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य कौन थे? A.K. अय्यर ने पता एक वक्तव्य कहा था, है ना, जो कह रहा है कि जब देश ने क्या किया, संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत को स्वीकृत कर दी तो उस सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था A.K. अय्यर। इन्होंने क्या कहा कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इसके विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी की कुशलक्षेम जीवन स्तर और सुविधा की बेहतर जीवन स्थिति का प्रोत्साहन देगी। ये बात कौन बोला था? तो A.K. अय्यर ने। अब देखिए यहां पे जो ग्रेविनले ऑस्टिन थे 1966 में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में इस बात को जिक्र किया था। चलिए अब आते हैं संसदीय शासन प्रणाली पे, है ना। इसमें क्या बोला करा, सरकार सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का क्या करा, चुनाव लोग खुद करते हैं। जो सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं सभी स्तर पे, इसका चुनाव कौन करते हैं? तो जनता खुद करते हैं। इसका हम लोगों ने वहां पे चर्चा कर रखा था, है ना। जैसे हमने 7वीं क्लास में कांता की कहानी को पढ़ा था, जो वोट डालने के लिए वो कतार में खड़ी हुई थी, है ना। करा भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का क्या देता है? अधिकार देता है। करा संविधान सभा सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, यानी कि संविधान को लिख रहे थे, ये देखिए ये जो वोट डालने के लिए सब लोग लाइन में खड़े हैं, दिख रहा है कि ये किस तरह से सब लाइन में लग के वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं, है ना। ये देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। यही लोग हैं जो वोट डालने के लिए खड़े हैं यहां पे। चलिए करा तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का योग्य बना दिया और उन्हें विश्वास था कि इससे केवल न लोकतांत्रिक सोच व तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत, मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। कह रहा है सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव
देश में सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, खुद भी चुनाव, जैसे क्या है हमारा जो लोकतंत्र देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसके लिए कोई मतलब ये नहीं है, बाउंडेशन नहीं है ना। उनकी कुछ क्राइटेरिया है, आप फुलफिल करते, जब भारत के नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, ये सब उनकी क्राइटेरिया है। कह रहा है कि सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी क्यों ना हो, मतलब कैसी भी हो, ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक के दूसरी इकाई हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। चलिए अब कहानी आता है किसका, शक्तियों का बंटवारा का, है ना। तो हम लोगों ने शक्तियों के बंटवारा में भी हम लोग पढ़ रखा था कि शक्ति का विभाजन जो है कितने अंग है सरकार के, 3 अंग है ना। और विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में क्या होता है, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि जो सांसद चुन के जाता है ना, संसद भवन में जो हम लोग के द्वारा चुन के जाता है सांसद, वो रहते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को क्या करते हैं, लागू करते हैं और शासन चलाने का काम देखते हैं। और न्यायपालिका की व्यवस्था क्या है, न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप पुस्तक की इकाई मतलब हम लोग जब तीसरे यूनिट में पहुंचेंगे तो वहां पे न्यायपालिका पूरे जुडिशरी को पढ़ना है। कह रहा है कि सरकार किसी भी शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग को रोकने का प्रावधान किया गया है, किसमें, न्यायपालिका में। कह रहा है इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से क्या रखती है, अलग होती है। और शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग जो है दूसरे अंग पर क्या करता है, अंकुश रखता है। और इस तरह से तीनों अंगों के बीच, सत्ता के बीच क्या होता है, संतुलन बना रहता है। संविधान सभा के सदस्यों को यह भय था कि कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा करने लगे, है ना। देखिए ये हर नजरिया से इस तरह से, इसलिए ना कहते हैं कि इतना आसान नहीं है जो हम लोग सोच लेते हैं कि अरे लिखने में क्या लगा होगा। देखिए ये कितने मतलब डायमेंशनल सोच रखते थे, कितने डायमेंशन से सोच के इसको बनाए थे। कह रहा कि यह आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधान किए को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित की जा सके। मतलब ये संविधान में वर्णित है, मतलब संविधान को ये पावर दी गई है उसमें कि अगर कार्यपालिका कहीं ऐसा ना हो कि ये वर्चस्व विधायिका पर बना ले, है ना, तो इस सब बातों को यहाँ पे वर्णित किया गया है, ताकि मतलब देखिए सबको लिमिट अधिकार दिया गया है, चाहे उसमें कोई भी हो। देखिए यहां पे कुछ बातें दी गई है जो हमारे संविधान के कुछ अधिकार है ना। चलिए पहले इसको देख लेते फिर इस पे आएंगे, है ना। मौलिक अधिकार को, अगर मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान के क्या है, अंतरात्मा भी कहलाता है ना। औपनिवेशिक शासन राष्ट्रवादियों के दिमाग के राज के प्रति संदेह का भाव पैदा करता है। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग से बचाने के लिए कुछ लिखित अधिकार होना चाहिए। लिहाजा उसे क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से क्या करते हैं, बचाते हैं। इस तरह के संविधान राज्य और व्यक्तियों के समक्ष क्या करते हैं, अधिकारों की रक्षा करते हैं। विभिन्न अल्पसंख्यकों समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकार को शामिल किया जाए जो उनके समूह की क्या हो सके, रक्षा कर सके। कर फलस्वरूप बहुत अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की क्या करे, रक्षा की आश्वासन भी संविधान में दिया गया है ना। और मौलिक अधिकार के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, दोहरा उद्देश्य कहा है। इनका दोहरा उद्देश्य क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है कि हर एक नागरिक की स्थिति में, यहां पे दिया हुआ है कि हर एक नागरिक की ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। और दूसरा अधिकार यह भी है कि उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार के अलावा भारतीय संविधान की एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। जानते हैं जो भाग 4 में दे रखा है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहां पर डीपीएसपी की चर्चा कर रहा है उसी के बारे में यहां पे बात कर रहा है कि संविधान के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि
और ज्यादा सामाजिक आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियों को बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा सामने रखें, है ना। ये कहानी था अपना मौलिक अधिकार का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ है वैसा। चलिए यहां थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर आ जाएंगे इधर लौट के। देखिए भारतीय संविधान में, देखिए यहां पे क्या बोला, भारतीय संविधान में उल्लेख मौलिक अधिकार, ये समता समानता का अधिकार जो है साथियों, ये आर्टिकल 14 से 18 में आपको दिखेगा, है ना। क्या कहता है, कानून के नजर में सभी लोग क्या है, समान है। इसका मतलब यह है कि देश के में जो है ना, कानून के नजर में सभी क्या है, बराबर है, और देश उसे कानून, और जो हमारे देश का कानून है वो क्या करता है, सभी लोगों को बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। कह रहा इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग, जो आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर नागरिक, किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल की दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को क्या कर सके, बराबर पहुंच मिल सके, है ना। रोजगार के मामले में राज्य को किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अपवाद है जिनके बारे में इस किताब में हम लोग आगे बात करेंगे। कह रहा छुआछूत जो आर्टिकल 17 में दिया हुआ है ना, छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। ये क्या है, मौलिक अधिकार का पार्ट है। चलिए, ये स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है, मिलता है। कह रहा इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने की स्वतंत्रता, व्यवसाय और पेशा कारोबार करने की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि देखिए, इसको हम ना क्लियर करके आपको यहीं पे दिखा देते हैं। आप लोग इसको ना नोट डाउन कर लीजिएगा, ज्यादा फायदा करेगा आपको। देखिए, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, ये जो है ना साथियों, ये है आपका आर्टिकल 19 के ए में कहा गया है। सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये जो है ना आपका, ये आर्टिकल 19(1) के बी में कहा गया है। ठीक है, ये 19(1) ए था, ये 19(1) बी है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा रहने का, है ना, नहीं आने जाने तक का रहने दीजिए, ये आने जाने का, ये जो बातें की गई है ये किया गया है सी में, आर्टिकल 19(1) के सी में। फिर कह रहा रहने का, कोई रहने का, तो ये आवास का बात किया है कहां पे, डी में, है ना। अच्छा, इसमें एक दो कुछ नहीं दिया हुआ है, सभा और संगठन, ये दो गो है। एक सभा का बी है और संगठन बनाने का आपका सी में दिया गया है, ये डी का है। ये रहने का जो है ये ई में दिया हुआ है, और ये आपका चलिए यहीं पे लिख देते हैं। ये देखिए, आर्टिकल 1(a), आर्टिकल 1(b), है ना, सी, डी और ई, एफ, 1 2 3 4 5। इसमें एफ नहीं है, यहां पे कौन है, जी है ना, एफ को हटा दिया गया है। तो इसमें क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें क्या है, संघ एकत्र बिना हथियार के एकत्र होने की और सभा करने का, ये है संघ बनाने का। संघ बन जाएगा तो ये देश में विचरण करने का अधिकार देता है। ये निवास करने का, देश के किसी भाग में निवास करने का अधिकार ई देता है, और जी देता है आपको व्यवसाय करने का अधिकार। यही यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपको कौन देता है, तो वो देता है कौन, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार में हो गया आपका 23 और 24, है ना। ये 23 और 24 में देता है ना। जहां पे बात किया कि मानव व्यापार और जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अधिकार है।
धार्मिक का स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 में बात करता है ना। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक का बात आर्टिकल 29 से 30 में करता है। तो ये सब बातें हैं इसमें, आगे बढ़ा जाए। चलिए, यहां पे है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, वो अपनी इच्छा पर उसका प्रसार प्रचार कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रहे क्या कि उससे कोई लोक व्यवस्था पर कोई प्रभाव ना पड़े, वरना पुलिस उसके डंटों से उसकी फैसला करता है। कह रहे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में यह कहा गया है कि धार्मिक, भाषाई और सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, यह हमारा संविधान कहता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो हमने बता रखा है, कहां पे दिया हुआ है, आर्टिकल 32 में, है ना। कहता है यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो अधिकार देता है, इसका सहारा लेकर कहां जा सकता है, अदालत में जा सकता है। चलिए, ये था कहानी धर्मनिरपेक्षता का कहानी। साथियों हमने आपको बता रखा था कि धर्मनिरपेक्ष क्या है कि धर्मनिरपेक्ष वह राज्य होता है जिसमें अधिकृत रूप से कोई धर्म राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दिए जा सके। जो अगले अध्याय में हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। चैप्टर ए का नाम है धर्मनिरपेक्षता, है ना। कह रहा है इस बात से समझने लगे कभी कभी देश का इतिहास क्या तय कर देगा कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान के आदर्शों को तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ता है, जिन्हें अपने देश के प्रतिनिधि के जरिए साकार करना। और जैसे फुटबॉल के नियम के बदलने से जो खेल बदल गया था, उसी तरीके से देश के संविधान के भारी बदलाव आते हैं, जिससे देश के बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे हम लोगों ने नेपाल के बारे में ये देख रखा है ना। चलिए, अब बात कर रहा है कि हमने ऊपर भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया, कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र न करें और इस पुस्तक में बाकी अध्याय में हम लोग अच्छे से और बात करेंगे और आप लोग को ऐसा फील भी हो रहा होगा तो दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि ये सारे बात पे हम लोग फिर से आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर पूरा सेंट्रल में इस बात के लिए बात किया गया है। करा संविधान के मूल कर्तव्य, तो आपको पता है टोटल 11 को मूल कर्तव्य है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। उस समय में 10 था और 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां को जोड़ा गया था, जिसको अभी आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये है आपका बातें कहानी। यहां थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि देखिए 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, उसमें जो ऊपर से चित्र में दिए हुए हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री वगैरह हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है और चौधरी चरण सिंह वगैरह है, सब अपना इस पे क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, ये साइन कर रहे हैं इस पे, ठीक है। तो इसके साथ में साथियों ये होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।